नमस्ते। आज सियासत के बड़े कैनवस को छोड़कर चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं राजस्थान के एक विधानसभा क्षेत्र की, नोखा। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे जमीन की हकीकत, डेटा और एक सोची समझी रणनीति मिलकर सिर्फ चुनाव नहीं जिताती बल्कि अच्छे शासन की एक मजबूत नींव भी रखती है। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी को, उसकी जमीन को समझना पड़ता है। नोखा बीकानेर का हिस्सा है, एक सूखा रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये वो हकीकत है जो लोगों की रोज की जिंदगी और उनके सियासी भविष्य दोनों को तय करती है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। हम इसे सिर्फ एक सियासी जीत हार के खेल की तरह नहीं देखेंगे। चुनाव भविष्य का अंदाजा लगाना नहीं है, ये भविष्य को गढ़ने का, उसे बनाने का काम है। तो चलिए अब कहानी के पीछे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023 के जो नतीजे हैं वो साफ बताते हैं कि ये सीट एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां जीत और हार के बीच का फासला बेहद कम है। तो 2023 के चुनाव में हुआ क्या? सबसे पहले तो लोगों की भागीदारी को देखिए, लगभग 76%। ये आंकड़ा बताता है कि नोखा के मतदाता चुप नहीं हैं, वो अपनी बात कहना जानते हैं, अपनी जरूरतों को लेकर वो बहुत मुखर हैं। और इतनी जबरदस्त वोटिंग का नतीजा, महज 8,149 वोटों का फासला। आप सोचिए, एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये अंतर दिखाता है कि हर एक वोट की कीमत असल में क्या होती है। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये और भी साफ हो जाता है, सिर्फ 4.3%। इतनी छोटी बढ़त का मतलब है कि नतीजा आखिरी वोट गिने जाने तक किसी भी तरफ जा सकता था। मुकाबला कितना कांटे का था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ आप दोनों मुख्य उम्मीदवारों के वोट शेयर देख सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस की सुशीला डूडी और दूसरी तरफ बीजेपी के बिहारी लाल। ये एक सीधी टक्कर थी और विजेता और उपविजेता के बीच का फासला बहुत ही मामूली रहा। ये इस सीट की अनिश्चितता को और पुख्ता करता है। तो अब तक हमने समझा कि क्या हुआ। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए हमें नोखा के इतिहास, वहां के लोगों और उनकी असली परेशानियों को समझना होगा। ये टेबल देखिए, ये नोखा के पिछले कुछ चुनावों का इतिहास है। इसमें एक पैटर्न साफ नजर आता है। सत्ता कैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाती रही है, बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, एक चक्र सा चलता रहा है। ये टाइमलाइन उसी पैटर्न को और आसान बना देती है। ये दिखाता है कि नोखा एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब एक ऐसा चुनावी मैदान जहां वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है। वो हर चुनाव में हालात और उम्मीदवार को देखकर अपना मन बनाता है। और इस सियासी तस्वीर के केंद्र में कौन है? वहां के लोग, जाट, बिश्नोई और मेघवाल समुदाय। ये नोखा के प्रमुख मतदाता समूह हैं। यहाँ जीत का जो समीकरण है वो अक्सर इन समुदायों को साथ लाने पर ही बनता है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी जमीन और मौसम से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो आखिर इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां हैं क्या? ये चार्ट साफ बताता है। पानी, सिंचाई और खेती का संकट सबसे ऊपर है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके सम्मान से जुड़े सवाल हैं। देखिए, संविधान की मूल भावना भी तो यही है कि हर इंसान को एक गरिमापूर्ण जीवन मिले, और उस जीवन का आधार है उसकी मेहनत, उसका काम। ठीक है, तो जमीन की इन सब सच्चाइयों को, इन मुश्किलों को एक ठोस रणनीति में कैसे बदला जाए, चलिए उन तरीकों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। ये है स्वॉट एनालिसिस, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का एक ईमानदार आकलन। एक तरफ ढूंढी परिवार का सियासी प्रभाव एक ताकत है, तो वहीं जीत का इतना कम मार्जिन एक बहुत बड़ी कमजोरी है। पानी और खेती जैसे स्थानीय मुद्दे एक अवसर है, तो मजबूत विपक्षी संगठन एक बड़ा खतरा। सवाल यह है कि इन सबको एक साथ देखकर एक कारगर रास्ता कैसे बनाया जाए। और इसी विश्लेषण से निकलकर आता है चतुर्मुख सिद्धांत। ये सिर्फ 4 पॉइंट नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसका मकसद है कि चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन, इन चारों मोर्चों पर एक साथ एक तालमेल में काम हो, ताकि कोई भी एक पहलू कमजोर न पड़ जाए और पूरी मेहनत बेकार न चली जाए। तो चलिए अब कागज पर बनी रणनीति से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे जमीन पर उतारने के लिए एक एक्शन प्लान कैसा दिख सकता है। ये है 90 दिनों का एक्शन प्लान। ये कोई रैलियों का कैलेंडर नहीं है। इसकी शुरुआत होती है सुनने से, सर्वे और छोटी मोटी परियोजनाओं के जरिए लोगों की नब्ज को समझना। फिर आता है संवाद का दौर, जनता दरबार और डिजिटल कैंपेन से अपनी बात पहुंचाना।
और आखिर में कार्यकर्ताओं को तैयार करके वोट वाले दिन के लिए लामबंद करना। हर एक कदम पिछले कदम पर बना है। और हाँ, आज की राजनीति में डिजिटल मैदान को तो कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। गांव-गांव तक व्हाट्सएप ग्रुप, युवाओं के लिए रील्स, अफवाहों से लड़ने के लिए फैक्ट चेक टीम, ये सब जरूरी हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से होना चाहिए। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन कानून है, वो भी इसी बात पर जोर देता है कि किसी की भी निजी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सही मकसद के लिए ही हो। भरोसा पारदर्शिता से ही बनता है। चुनाव जीतना सफर का अंत नहीं होता, ये तो असल में शुरुआत है। इसलिए भरोसे को बनाए रखने के लिए एक सुझाव बहुत अहम है, सुशीला की गारंटी रिपोर्ट, यानी हर 3 महीने में अपने वादों पर एक पब्लिक रिपोर्ट कार्ड पेश करना। ये सिर्फ एक कागज नहीं होगा, ये पारदर्शिता और जवाबदेही का एक प्रतीक बनेगा। क्योंकि जब जीत का अंतर इतना कम हो तो भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सभी रणनीतिक पहलुओं को उनके असली मकसद से जोड़ते हैं कि चुनावी जीत को एक असरदार शासन में कैसे बदला जाए। ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। एक स्विंग सीट में काम कभी खत्म नहीं होता। यहाँ शासन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विश्वास हर रोज दोबारा कमाना पड़ता है। जीत का वो छोटा सा अंतर इस बात की एक लगातार याद दिलाता रहता है। और अंत में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आज जब हम बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों और डेटा की दुनिया में जी रहे हैं, तो क्या लोकतंत्र का असली भविष्य नोखा जैसे इलाकों के छोटे छोटे जमीनी मुद्दों को हल करने में ही छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।